चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज संपूर्ण इतिहास। ठीक है, अर्थात आपके जो क्लास 10th में जितने सारे इम्पोर्टेंट सवाल है अभी आप लोग जो कर रहे थे वो ऑप्शन के माध्यम से कर रहे थे, तो ऑप्शन के माध्यम से करने में ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्ट आंसर आप याद नहीं कर पाओगे। अब हम लोग डायरेक्ट वन लाइनर याद करेंगे, आई मीन डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। इसको आप दिमाग में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, जितना आप ऑब्जेक्टिव याद किए लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। एग्जाम देने जाए हिस्ट्री का कहानी खत्म, क्वेश्चन बैंक, एमबीडी, ब्रिलियंट, ठीक है ना, और जितने सारे प्रकाशन का, टारगेट का जो भी लगा रहे हो वो सबका समावेश यहीं पे है। बात समझ गया ना। ऐसे एग्जाम में एनसीईआरटी से कुछ बाहर होता नहीं है, उस क्वेश्चन को इधर से उस क्वेश्चन को इधर से उलट पलट के सवाल पूछता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी बच्चों? कौन सी? फ्रैंकफर्ट की संधि। याद है आपको? क्वेश्चन को फिर उल्टा करेगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। बात दोनों सेम है। अगला सवाल है 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? राजतंत्र। कौन सा? राजतंत्र से क्या समझते हैं? ऐसा तंत्र जिस तंत्र को चलाने के लिए राजा का योगदान लिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? जिस तंत्र में राजा क्या करता है? अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजा जिस काम को पूरा कर रहा हो या जहां पर चुनाव नहीं होता है वैसे तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? राजतंत्र कहते हैं। हम लोग यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। कौन है? विश्व में लगभग सभी देशों में अब धीरे धीरे क्या आ गया है? लोकतंत्र की बहाली हो गई है। सबसे आखिरी में कौन सा देश हुआ है? नेपाल। ठीक है ना। गणतांत्रिक, गणराज और राजतंत्र, वही जो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है संविधान से चलने वाला राजा, और गणराज का अर्थ भी होता है, जो गणतांत्रिक कहने का अर्थ है वो भी संवैधानिक चलता है। जब संवैधानिक वर्ड आता है तो दोनों सेम ही होता है, समझ गए ना। जैसे एक राजा का विधान है, जैसे हमने बोल दिया कि राजा का विधान हमारा एक स्टेटमेंट है, लेकिन हम एक नियम बना दिया और उस नियम सबके लिए बराबर हो, ठीक है ना, तो वो तो एक गणराजिक बात है ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन था बच्चों? बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन सा? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो अभी ऊपर पर है, उल्टा सवाल दे दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब बच्चों? 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। अगला सवाल है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में, ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? जबकि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान है। किसका? ध्यान समझेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन था? ठीक है ना, एकदम ऑस्ट्रिया जो है सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। विरुद्ध मतलब बाधा, ठीक है ना, याद रखेंगे। इटली और जर्मनी की एकीकरण मिलने में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया को तुम लड़की का बड़ा भाई मान सकते हो, ठीक है ना, जो दो प्रेमी और प्रेमिका को मिलने में मदद न दे, बहुत ज्यादा बड़ा रोड़ा बना हुआ है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। समझ में है ना, ऊपर वाला बात नीचे वाला बात तो सेम ही है। फ्रैंकफर्ट की संधि की हस्ताक्षर कब हुई थी? ये 3 बार सवाल हो गया, घुमा घुमा के जो सवाल आपसे पूछे, हस्ताक्षर कब हुआ, मीटिंग कब हुआ, ठीक है ना, सबका मतलब एक ही है, 1871। काउंट काबूर को वियक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। आप लोग को मैं याद करा दिया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। किसने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक कौन था? दोनों नेम सेम है और दोनों क्वेश्चन हम बताए थे, अलग अलग बताए थे, और दोनों को एक ही में डाला हुआ है। यंग यूरोप और यंग इटली, दोनों के संस्थापक कौन थे? मेजनी जो था एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, जो आपको बताया थे कि वो तेरे नाम रखता था, बताया था ना, यहाँ पहले जुल्फी डुला के तेरे नाम रखता था। एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का। कहाँ का? बात समझ में? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान का युद्ध। अब बताओ सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस। और सेडावा का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, याद है ना। सेडावा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, और प्रसा और फ्रांस के बीच किसका युद्ध हुआ है? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? अगला सवाल है जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था?
अभी तो पढ़े हो। फ्रांस और प्रसा के बीच किसका युद्ध? सेडॉन का युद्ध। किसका युद्ध? इटली के एकीकरण में निम्न से किसका योगदान किया था? नाम याद है, गैरिबाल्डी भी किया था, काउंट काबूर भी किया था और मेजनी भी किया था। सबका नाम यही है। ये तीनों ने क्या किया? इटली को एकीकरण में संभव था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में किसका भूमिका था? बिस्मार्क। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। जलवरीन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। याद है, जलवरीन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। फ्रांस की शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। बुर्बो वंश किसके द्वारा? फ्रांस के किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? बुर्बो वंश। अब सवाल पूछेगा, बुर्बो वंश की स्थापना किसने किया था? बोलिएगा। वियना कांग्रेस। किसने किया था? दोनों बात सेम है। उलट के वियना कांग्रेस की स्थापना या किसने किया था? बुर्बो वंश ने किया था। सॉरी, वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी, जबकि बुर्बो वंश के द्वारा वियना कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की गई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? ठीक है ना, यूरोप वासियों के लिए साहित्य और विज्ञान का मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हमारा जो देश है वो एशिया महादेश में है, जबकि यूरोप महादेश जो है वो क्या है? टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि पूरा टेक्नोलॉजी से, हम लोग के पास चाइना है, ठीक है ना, इस महादेश में, ठीक है ना, तो इस महादेश में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। लेकिन यूरोप वाला के पास टेक्नोलॉजी कैसा है? सन वाला, मतलब सोलर सिस्टम वाला। तो मैंने आपको कहानी बताया था ना, G20 में जो मोदी जी कर लिए थे वो बात। तो यूरोप एशिया के किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यूनान का। बच्चों, यूनान से ही ये पैथोलॉजी का निर्माण हुआ है। यूनान से ही हम लोग ये धीरे धीरे दवाई चलाना शुरू किए हैं। सिडॉन का युद्ध किनके के बीच हुआ? प्रसा और फ्रांस के बीच। अच्छे से लिखना चाहिए, सिडॉन। ठीक है ना। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832 में। मेन्जी का संबंध किससे था? कार्बोनरी। याद है सबको, मेन्जी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। 1829 ईस्वी में एडियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस और तुर्की। याद है ना सबको, ये तो ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है। ठीक है ना। कहां बच्चों? रूस और तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। अब देखिए मेटरनिख के बारे में जानते हैं। मेटरनिख युग का पतन कब हुआ? यानी मेटरनिख का पतन कब हुआ? 1848 में। कब पतन हुआ बच्चों? 1848। कब बच्चों? 1848 में। सेडावा का युद्ध याद आ गया? 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ। किसे? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। युद्ध और शांति, वार एंड पीस किसकी लिखा हुआ है? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस देखो अंग्रेजी में लिख देता है, वो हिंदी में लिखेगा वार एंड पीस, हिंदी में लिख देता है। और उसका हिंदी में नाम क्या है? युद्ध और शांति। दोनों समझ गए ना। अब लड़का हाई याद कर ले रहेगा, ऐसे लिखा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वार एंड पीस। ठीक है ना। अब वो ऐसा लिख देगा तब बोलेगा ऐसा तो पढ़ना ही नहीं है कहीं, या इसके जगह पर हाई दे देगा युद्ध और शांति, तो बोलेगा जा ऐसा तो नाम नहीं सुने हैं। इसलिए दोनों एक के बात है, अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम। युद्ध और शांति के लेखक कौन है? पूरा नाम याद रखो, लियो टॉल्स्टॉय। अगला सवाल है, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन। किसने? लेनिन। लेनिन बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया है? दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबल बता सकते हो? दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स। याद है ना। अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग देखो दो तरह के देश होते हैं, एक देश है पूंजीवादी देश, एक होता है समाजवादी देश। ऐसा देश जिस देश में सब कुछ प्राइवेट मिले, वहां की अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे सब कुछ सरकारी मिले उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसा देश जिसमें दोनों मिला के मिले उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यहाँ सरकारी भी चीज मिलता है और प्राइवेट में। तुम लोग तो सरकारी में बैठे हो, अभी कहाँ बैठे हो? प्राइवेट में बैठे हो। ससुरा सरकारी में बोलने में शर्म आता है। ये से ज्यादा अच्छा व्यवस्था टाइट होकर के सरकारी में आदमी व्यवस्था रखा हुआ है। सीधे बोलो प्राइवेट में। ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ?
तो रूस कैसा देश है? समाजवादी देश है, वहां हर चीज सरकारी, एगो चीज प्राइवेट नहीं मिलेगा। और अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवादी देश, जहां सब कुछ प्राइवेट, एगो सरकारी नहीं मिलेगा। और भारत कैसा देश है? मिश्रित, प्राइवेट भी मिल रहा है, सरकारी भी मिल रहा है, ठीक है ना। आदमी को, ठीक है ना, अस्पताल से लेकर के स्कूल और स्कूल से लेकर के कॉलेज, जितने सारे चीज हैं जो पढ़ने समझने की व्यवस्था जो है वो सब किस पर बिलीव करता है? प्राइवेट वाले क्षेत्र पर। क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी लचर व्यवस्था है कि किसी को विश्वास होता नहीं कि वहां से सफलता पाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक और व्यवस्था है जिसमें नौकरी आती है, जो सबको सरकारी पसंद है। बाकी सब चीज पर आदमी को विश्वास किस पर है? प्राइवेट पे। आपका आंख लाल लाल है, नहा लिए हैं क्या गलती से? ठीक है, कभी कल ऐसा हो जाता है, दोपहरिया में कभी कल नहा लोगे, अब बाबू साहब बन जाओगे तेल लगा हुआ के, तो थोड़ा मन करेगा तक नींद मार लेते हैं, आज बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा भी हो गया है। तुम लोग तो नहाते होगे 20 दिन पर, पूरे 21वें दिन हम नहाए हैं, ठीक है ना। तो नहाया करो, 21 दिन 22 दिन पर नहाओगे। अब एक बाद एक बार नहाना कब? अगला 21 दिन बाद। सरस्वती पूजा कब है? 4 तारीख के। ओरिजिनल सरस्वती पूजा तो वही है ना, 4 नहीं 5 तारीख के। 4 तारीख का तो नहीं होगा। लड़का सा का ओरिजिनल सरस्वती पूजा कहिया है? 5 तारीख के। दारू उरू पिएगा, खूब सिगरेट उगरेट पिएगा, नाचेगा, तब ना लोग को लगेगा सरस्वती पूजा है। पूजा करने का किसको फिक्र है? सबको तो टेंशन है भसावन बढ़िया से होए, डीजे लगाना है, बाजा बजाना है। तो ओरिजिनल सरस्वती पूजा 5 तारीख है ना। सबको तो यह बात का टेंशन है। हाँ, लड़की लोग का थोड़ा होगा उत्सुकता कि चलो 2 4 3 को होगा पूजा, तो अपन एक आध सेट निकाल कर पहन लेना है। लेकिन लड़का लोग का तो ओरिजिनल उत्सुकता वही का है, विसर्जन कैसे अच्छा हो, ठीक है ना। एगो लड़का बोला था गंभीर जी की मेरे जीवन का पहला विसर्जन होगा, पहला ऐसा है, तो बताओ, ठीक है ना। कि वो ऐसा विसर्जन में नहीं गया है, बताओ, पूजा हुआ नहीं तो उसको विसर्जन का चिंता है। तो ओरिजिनल पूजा तो हुए ना है रे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। जर्मनी को एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। अगला, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और नवंबर क्रांति भी कहते हैं, कंफ्यूजन है। बोल्शेविक क्रांति को 3 नाम से जानते हैं, एक अक्टूबर क्रांति से, एक नवंबर क्रांति से, एक बोल्शेविक क्रांति से। तीनों एक ही नाम है, नवंबर 1917, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता अक्टूबर क्रांति से क्या समझते, तैयो ये आंसर ठांसना, ठीक है ना। नवंबर क्रांति से क्या समझते, तैयो ये आंसर ठांसना। अब बोल्शेविक क्रांति समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया? 1867 में। 1867 में। वार एंड पीस अभी पढ़े हो? देखो हिंदी में लिख दिया, यहाँ WAR एंड पीस नहीं लिखा है, हिंदी में लिख दिया है। अब वो WAR खोजते रह जाएगा, लेकिन लिखा हुआ बात वह है। वार एंड पीस इसी रचना है टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल, दास कैपिटल। निम्नलिखित में से किस साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? बात समझ भाई। देखो, साम्यवाद का अर्थ है समानता। गोरे काले, लंबे छोटे, मोटे पतले दुबले, जो भी आदमी हो, ठीक है ना। अगर नागरिकता की बात आएगी तो सबको बराबर तरीके से अधिकार मिलेगा और सब अपने अपने हिसाब से काम करेगा, बुझे। इसलिए समाजवादियों का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, जिसने साम्यवाद की स्थापना की, सब लोग को बराबर का दर्जा दिया। समझ में आया? अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। रूस कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1800। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सबको याद है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में देता है बोयाम, जार, मतलब नहीं लगा देना। अगला सवाल, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। बहुत अच्छे बच्चों। अगला सवाल है, याद है ना तू लोग को, रिवीजन कर रहे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स थे। लाल सेना गठन किसने किया? ट्रस्ट की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? यहाँ याद रखना, एकदम ध्यान समझना, यहाँ पे है लाल कुर्ती गैलीबाल्डी, ठीक है ना। और लाल सेना
ट्रस्ट की, बात समझ में आया। और लाल घाघरा पवन सिंह। जहाज का रहा है लाल घाघरा के कढ़ाई रे पवन सिंह के, ठीक है ना। लाल कुर्ती का लेखक कौन, ठीक है ना, गैरीबाल्डी, ठीक है ना। और लाल कुर्ती के बाद आता है लाल सेना गठन किसने किया, ट्रस्ट की। किसने किया था, ट्रस्ट की। लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, 1921 में। नई आर्थिक नीति को शॉर्ट में एनईपी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, कभी कल ऑप्शन में दे देगा। एनईपी की स्थापना कब हुई थी, 1921 में, ठीक है ना। 1900 चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, 1922 में, याद रखिएगा, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और 1921 में क्या हुआ था, ठीक है ना। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, एक और इसका नाम है, लेबर डे अंग्रेजी में है, हिंदी में एक और नाम है, उसका नाम है श्रम दिवस। कौन दिवस, तो मजदूर के जगह पर श्रम वाला ना, लजाए वाला ना, लजाए वाला शर्म होता है ऐसे, जो कि तुम लोग के पास नहीं है, बेहाया है तुम सब। आम भाषा में भटियारा कहते हैं, ठीक है ना, वो तो तुम लोग के पास है नहीं, ठीक है। लजबिज्जा, ठीक है। ई वाला बोल रहे हैं, मेहनताना वाला, शर्म मतलब लेबर, बात समझ में। लेबर डे 1 मई। बालिका दिवस अभी है ना, बीता है रे बालिका वाला। उसके बाद हाँ, बालिका दिवस अलग है, महिला दिवस अलग है। महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च, बुझे ना। विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अभी तुरंत ना पूछने वाला है सवालों आई सब। पर्यावरण दिवस 5 जून, याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा का प्रकाशित किया, एंजेलिन्स के साथ। कथी का, सितंबर में की नहीं, 14 सितंबर को कथी है, हिंदी दिवस। दिसंबर में उपभोक्ता दिवस। अरे भाई, उपभोक्ता दिवस, हाँ। चेका क्या था, पुलिस का दस्ता। चेका जो क्या था, हमनी के गांव में चेका मतलब होता है माटी के ढेला। कुदारी से काटते हैं ना, तब बड़का चेका उखड़ जाता है, तो बोलता है चेका निकाल, चेका। जानते हो, माटी का गोल वाला जो आकार, उसको चेका बोलते हैं, ढेला। लेकिन चेका मतलब होता है पुलिस का दस्ता। कभी काल है ना, दही बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसको भी लोग चेका कहता है, बात समझ में आई। खूब बढ़िया से पिलुआ सटल रहता है तो चेका वाला दही रहता है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि जब चेका की बारी आएगी तब पुलिस का दस्ता है, सारा पिलुआ लेकिन सबर सबर करते रहेगा, सटल। चेका क्या है, एक पुलिस का। खूनी रविवार कब हुआ, 1905 में। खूनी रविवार क्या है, रोटी दो नारा देते हुए जार के महल की तरफ सारे लोग बढ़ रहे थे, ठीक है ना। वहां का जो आदमी, राजा जो था, वो बौखला गया और बोला कि मार दो सबको गोली, ठीक है ना। सिंपल बात, गोली चला दिया, ठीक है ना। इतना मारा कि एकदम खून खून कर दिया। दिन एतवार का था, ठीक है ना, खूने खून कर दिया, ठीक है ना। तो खूने खून कर दिया, दिन कैसा था, रविवार का, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, सीधा बात, ठीक है ना। एकदम देहाती भाषा में समझिए कि फ्रांस में क्रांतिकारी के द्वारा रोटी दो का नारा लेते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ क्या हो रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे। राजा ने उसे क्रूरता में गुस्सा में आकर के गोली देने का ऑर्डर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को गोली लगा, बहुत सारे लाशें बिछी और बिछने में खून का फव्वारा बह गया। संडे का दिन था, खून खूब हुआ, इसीलिए रविवार नाम पड़ गया, खूनी रविवार, ठीक है ना। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है, देखो कोलोन का अर्थ क्या होता है, देखो CLON, कोलोन का अर्थ होता है, ठीक है ना, हाइब्रिड या दोगला, ठीक है ना। क्लोन कराने का मतलब होता है, जैसे ही बड़का पेड़ है, आई छोटका पेड़ है, हे में का सामान हे में का निकाल के छोटका में का सारा बढ़िया गुणवत्ता का नया पौधा बता दिए, जो ज्यादा फरता भी हो और बौना भी हो, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है ना। अब बहुत लंबा पौधा हो गया, मौसम के अनुकूल नहीं, धड़ाधड़ गिर जा रहा है। पेड़ बहुत बड़ा करने से क्या फायदा, फल ज्यादा चाहिए,
इसमें छोटका में है, ठीक है ना, तो इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छा है, स्टेमिना बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो हम दोनों को क्रॉप करा दिए, ठीक है। इसमें फल ज्यादा लगता है, इसमें लंबाई कम है, तो इसका फल वाला गुण और इसका लंबाई वाला गुण दोनों को लेकर डाल दिए, ठीक है। अब छोटा भी पेड़ है और फल भी ज्यादा आ रहा है। तो हाइब्रिड पौधा को नहीं देखते हैं, हाइब्रिड पौधा का मतलब औकात से ज्यादा फरना, ठीक है। तो क्लोन, अब समझ आ गया ना, क्लोन का मतलब मिला हुआ। मूलतः भारतीय सभी काले हैं, जो अगर मूलतः भारतीय हैं वही मूलतः भारतीय, मतलब ओरिजिनल में जो इंडियन है वो काले ही हैं, जो पूरा गोरा हुआ है वो क्लोन है, ठीक है ना। आई मीन समझ रहे हो ना, वो विदेशी आदमी है, ठीक है ना, उसका जनरेशन एक्सचेंज हुआ है। नहीं, इस बात से थोड़ा भी हम झिझक नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भारत मूल, पहले भारत का नाम क्या था बोलो बच्चों, काला, ठीक है ना, पढ़े हो ना। हाँ, महात्मा गांधी के समय दक्षिण भारत में क्या हुआ था, गोरे और काले के बीच लड़ाई हुई थी ना, तो भारतीय प्रांत के लोग जो, हाँ हाँ, काले नहीं था तो क्या था, भारत का नाम काला नहीं, भारतीय का नाम काला के नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है ना। महात्मा गांधी को बोला गया था, ओहो, महात्मा गांधी का आत्मा है ना उठ के रो देगा, एक के दिन हुआ है अभी दाह संस्कार का, ठीक है ना। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली का नाम वास्को डिगामा, कब आया 1498 में। भारत की खोज किसने की थी, कहां पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह, कहां रे, कालीकट बंदर। अंकोटवाट का मंदिर कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोटवाट मंदिर, कंबोडिया। इस पर ना, ये जो है ना अभी जो बिहार में एगो बनने वाला है विराट रामायण मंदिर, ठीक है ना, यही कंबोडिया वाला जो है ना वो एगो लिख दिया था, एक स्टेटमेंट बना दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर, उसको डाला के नहु, ठीक है ना। ये कंबोडिया वाला केस कर दिया मंदिरवा पर, बोला रे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हमर है या तू, ठीक है ना। तब यहाँ का आदमी पूरा जोश में आ गया, बुझे क्या गया, जोश में, और बोला ठीक है थोड़ा सा बढ़ के बनाएंगे, और फिर निर्णय हुआ और बन रहा है, ठीक है ना, बिहार में विराट रामायण मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सोच समझ के आदमी कभी का स्टेटमेंट नहीं देता है ना तो गड़बड़ा जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ डालने से पहले पहले सोचो, बुझे, वो डाल दिया, लेकिन उसके पास दम था तब ना एक्शन में ले लिया, बना रहा है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन हो जाएगा, विराट रामायण मंदिर आने वाले समय में, लेकिन अभी कौन है, कंबोडिया। अंकोटवाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, किसके द्वारा, सुना, अल्लाह मत करो। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी, कौन नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी यमुना, दुनिया का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, दुनिया का सबसे चौड़ी नदी अमेजन, कौन रे। तो ये सब बात याद रखेंगे, कोई दिक्कत, चलो अच्छे बच्चे हैं। अगला सवाल, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता का नाम क्या है, हनोई समझौता। अब सवाल यहां से तीन गो है एक ही बार में। हनोई समझौता कब हुआ, 1946 में। हनोई समझौता किनके किनके बीच हुआ, फ्रांस और वियतनाम के बीच। वियतनाम सस्ता देश है, आप जाके घूम सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा देश है जिस देश में आप आसानी से घूम सकते हैं, नेपाल टाइप का देश है, ठीक है ना, वहां आपका गुजारा चल जाएगा, ठीक है ना, सक जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, फान वोई चाउ, फान वोई चाउ, फान वोई ने चाउ ने क्या लिखा, वियतनाम लिखा। कौन सा वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, 1975 में। कंबोडिया की राजधानी नोपेन, नोमपेन, ठीक है ना। कंबोडिया की राजधानी कोई बता सकता है, हंगरी की राजधानी और तुर्की की राजधानी, तुर्की की राजधानी, हाँ हाँ हाँ, तुर्की की राजधानी। और उसके बाद बताओ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, हाँ, और श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, चलो बांग्लादेश की राजधानी,
ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की राजधानी और चीन का बीजिंग। बीजिंग। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1900। सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हमको लगता है ये पहला ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी का। हिंद चीन के वर्तमान में कौन से क्षेत्र आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है ना, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। नरोत्तम सहानू कहाँ के थे? कंबोडिया के। किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत लगाकर अमेरिका में वियतनाम युद्ध को दोषी करार दिया था? रसेल। हिंद चीन, रसेल जानते हो ना, नाम तो फेमस है क्रिकेट की दुनिया में। ठीक है ना, आंध्र रसेल। तुम्हारा दुनिया बाथरूम से रूम तक और रूम से बाथरूम तक है, तो अपने दुनिया को थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है ना, बाथरूम के अलावा भी थोड़ा बाहर बाहर घूमो जिससे तुम्हारा नॉलेज हो। ठीक है ना, चलिए। मेरे कहने का मतलब कुछ और बातें हैं। ठीक है, एगो बात हम समझाते हैं। एगो लड़का से पूछा, सुनो सुनो, वो लड़का 5 को सब्जी का नाम रख लेता, आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी या करेला। तो बोला लड़का से 5 को सब्जी का नाम बताओ, तो धनाधन बोला आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी और करेला। ठीक है ना, अब फिर उसको 5 को सब्जी का नाम याद है। अब जैसे लड़काओं से नहीं पूछा था कि कौन क्लास में पढ़ता था, आए बैगन। ठीक है ना, फिर उससे पूछेगा दूसरा नाम क्या था, बोले आलू, फिर बोलेगा प्याज, मतलब होता नहीं जान रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर चीज सिलेबस में है, कुछ ऐसा चीज है जिसको प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। 10 नंबर का तो क्वेश्चन आपसे भी ऐसे भी पूछेगा जो आपका प्रेजेंट हाल फिलहाल में घटना हो रहा है, क्या पता एग्जाम में पूछ देगा महाकुंभ का कुछ बात। एसएसटी में तो 2-4 को ऑब्जेक्टिव डालवे करेगा, महाकुंभ से रिलेटेड ये क्या है, ठीक है ना, कहाँ लगाया गया था, कुछ सवाल पूछ देगा। 2-4 को 5 को ऑब्जेक्टिव जो है वो चाहे पूछेगा बिहार का मुख्यमंत्री का नाम, बिहार का राज्यपाल का नाम, ये सब नहीं रहता है सिलेबस में। राष्ट्रपति का नाम क्या है, कैमे राष्ट्रपति हैं, कुछ पूछ देगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस पूछता है, जो करेंट स्थिति में पूछता है, तो वो पढ़ाया थोड़ी जाता है, वो तो आपको समझना है और आपको जानना है। उस ना आपके सिलेबस में है ना आपको पढ़ना है। बात समझ में आई? या देखो, हिंद चीन में युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति निक्सन। कौन थे? हुआ आंदोलन। कौन रे? हुआ आंदोलन। ठीक है ना, किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रति। कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? कंबोडिया। ठीक है ना, जिनेवा समझौता किस 2 भागों में बांटा था? वियतनाम। किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? अब भी नहीं याद किए, 1954। कैसा आदमी हो। अंकोट वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? कौन भगवान का? विष्णु भगवान का। जिनेवा समझौता कब हुआ? नीचे ही तो लिखल है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहां पे क्वेश्चन बदल जाता है, ध्यान से सुनो। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। सुन लो ध्यान से, हाँ ठीक है ना, जो भी रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कांग्रेस की कब हुई थी? 1920 में। इस साल एक और महत्वपूर्ण आधुनिक भारत में कार्यक्रम हुआ था, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? कब हुआ था? 1920 में। याद है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है। और बाद चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी जी गुस्सा गए और धोती लगे सरियाने। ठीक है ना, उससे आगे नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे देख तू सब बहुत गड़बड़ किया है, अपना धोती चश्मा, ठीक है ना, छाता लेके बोले हट, देश आजाद नहीं होगा। और फिर क्या किए? आंदोलन को स्थगित कर दिए। इसीलिए सवाल पूछा जाता है असहयोग आंदोलन अचानक क्यों बंद कर दिया गया? एक हिंसक आंदोलन था, और हिंसक आंदोलन कारण महात्मा गांधी बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और फिर क्या किए? ठीक है ना, रोक लिए। देखो, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी यात्रा, याद होगा आपको। ठीक है ना, कितना किलोमीटर चले थे पैदल? कितना आदमी के साथ गए थे?
78 अनुवायु के साथ वो पैदल किए थे 102 किलोमीटर मील की, ठीक है ना, यानी 102 मील, यानी उसको किलोमीटर में 3 से गुना कर लो, ठीक है ना, गुना कर लो, और वहीं से पैदल की यात्रा किए, दांडी यात्रा। सवाल ये क्वेश्चन पूछता है, सुनो, दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? नमक कानून को तोड़ना। नमक कानून क्या है? नमक कानून का अर्थ है कि नहीं, अंग्रेजों द्वारा नमक पर क्या लगाया गया था? टैक्स लगाया था, जिससे महात्मा गांधी नाराज थे। वो कहते थे ये हमारे देश की नमक है, उसको भी हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अपना नमक उन्होंने खुद बनाया और निर्णय दिया कि आप सबको क्या करना पड़ेगा, खाना चाहिए, ठीक है ना, अपना नमक बना का है। जानकारी में तो यही है कि अपना नमक उन्होंने खुद बनाया था, ठीक है ना। बनाने का अर्थ क्या होता है कि समुद्र के पानी को रखना है, उसको वेपराइज करना है, उसके सारे वाष्प उतर जाएंगे, उसके बाद जो शुद्ध रवाकरण बच जाएगा वो नमक है, उसका आप इस्तेमाल करो। जैसे आप लोग घरेलू कार्यक्रम करते हैं, घर में कोई काम कर रहे होंगे, मान लीजिए नमक है, चीनी है और पानी है, या चीनी और पानी को एक साथ घोल दिए, और घोलने के बाद हमारी उपयोगिता खत्म हो गई, अब चीनी पानी का घोल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चीनी चाहिए, तब क्या करेंगे? तो उसको बहुत देर तक उबालते रहेंगे, एक समय ऐसा है कि उसमें सारा पानी खत्म हो जाएगा, और सारा पानी खत्म होने के बाद हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान होगा कि नहीं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और रविंद्रनाथ ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1900 कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? ठीक है ना, कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड से एक बहुत खतरनाक क्रांतिकारी पैदा लिया, उसका नाम था भगत सिंह। उसके मन में, ठीक है ना, एक तरह का बात समझ गया ना, उसके मन में खतरनाक फीलिंग आने लगा, ठीक है ना, वो खून से लथपथ होकर के अपने परिवारजनों को, अपने स्नेहियों को देखने के कारण, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, ठीक है। और फिर वो निर्णय लिया कि जिस तरह हमारे आदमी का खून बहा है उस तरह हम सबका बहाएंगे, ठीक है ना। और बहुत कम उम्र का लड़का, 12 साल 13 साल का आदमी, ठीक है ना, 1906 या 1907 में पैदा लिया भगत सिंह, ठीक है ना। और 1919 में ये घटना हो गया था, जोड़ लो 13 साल का रहा होगा, 13 साल का बच्चा उतना लंबा चौड़ा देख लिया। जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड में ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा जगह, जिस जगह में बहुत बड़ा जगह हो, जिसमें एक छोटी संकड़ी रास्ता हो, जिसमें एक बार में 2 आदमी ही आ जा सकते थे, ठीक है, ठीक है। संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ का जो आधिकारिक रूप से जो कानूनविद था, जो उसको कंट्रोल करता था, वहाँ का गवर्नर, जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर को सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध, ठीक है ना, वहाँ एक क्रांतिकारियों का स्पेशल मीटिंग चल रहा है, ठीक है ना, जो आपको उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। जनरल डायर अपने सेना के साथ वहाँ पर पहुँचता है और सबको चारों तरफ से क्या करता है, खड़ा करवा देता है, और फिर कहता है कि सबको गोली से क्या करो, निहत्थे आदमी पर गोली चला, और इतना गोली चला कि एक सरकारी आंकड़ा है, ठीक है ना, जिसके अनुसार कहा जाता है कि 500 आदमी मारे गए और 1000 आदमी घायल हो जाए। लेकिन हम हमेशा ही सोचते हैं कि 499 का है ना, या 502 का है ना, पूरा 500 का है। ये सभी तरह का फालतू आंकड़ा है, मरा होगा बहुत ज्यादा, समझ गया ना। जैसा भी देखो, कुंभ में कहता है 30 आदमी मरा, 29 काहे नहीं मरा, 31 काहे नहीं मरा, पूरा एकदम जीरो लगा के पूरा 30 को गिनती में गिन के मरा, ठीक है ना। ये तुम लोग कभी सोचे हो? अब पूरा 21,000 आदमी का टांग टूट गया, वही तो बड़ा टेंशन की बात है। तो क्या, ठीक है, नहीं तो आधिकारिक तो हम लिखे हैं 30, ठीक है ना, पेपर में भी दिया था 30 आदमी, ठीक है। अब तुम अच्छा मान लो 40 बोला था, 40 का है, 41 का है ना, 39 का है ना, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब एक ढकोसला है बचने के लिए। अब उसमें एगो बता उता कोई मर जाता, ठीक है ना, गांव का बता उता कर लेके जाओ, ठीक है ना, जो कुंभ में मर गया है ओकरा 25 लाख रुपया मिल रहा है। कितना लाख? ऐलान कर दिया है योगी आदित्यनाथ, 25 लाख। गांव में कोई बता उता है, क्या इंश्योरेंस करा के ले जा, वो नहीं है, गंगा जी को समर्पित कर दो, लापता वाला देखिए ना, मर गया, 25 लाख, समझ रहे हैं ना। और जितना मरा है ना, सब वृद्ध आदमी मरा है लगभग, बुझे। बूढ़ा आदमी से तो चलाश नहीं दे रहा है, अभी जितना भुलायलो है सब बुढ़िया सब भुलायल है। 85 साल के 80 साल के जा रहा है, हाथ तो छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। अब मैं बउआ रहा है, जने तेने इतना स्थिति है, ठीक है। चलो, जीवन भर नहीं कमाएगा 25 लाख, एक वन चांस गए।
जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझ में आ गया? 1000 आदमी घायल, 500 आदमी मारा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है ना, बाकी ज्यादा मारा होगा चाहे कम मारा होगा हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है, किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई? 1942 में। कब? कौन नारा दिया? महात्मा गांधी। कौन सा नारा, करो या? महात्मा गांधी का एक और फेमस स्टेटमेंट है, कोई बता सकता है? हे राम, क्या नाम है? ठीक है ना, महात्मा गांधी जी कैसा स्टेटमेंट दिए? ये सब लैंग्वेज लड़की सब सीख ली, बुझे, लैट्रिन देखे कहते हे राम राम राम। कोई उल्टी कर देता तो राम राम हो राम छी छी ऐसे करने लगता। क्या महात्मा जी आप भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिए? ठीक है ना, बाकी वो ऐसे मरे थे। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनको एक सरफिरे नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। हाल ही में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई 30 जनवरी को। हला नहीं करो। तो 30 जनवरी को जब मरा ना, तो हमको लगता है जैसे महात्मा गांधी फिल्मी डायलॉग में मरते होंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि फिल्म में जब मरने वाला रहता है तो कहता है मेरे परिवार को देखते रहना, तुम संभालते रहना, आ गया। अच्छा, तो महात्मा गांधी के बारे में लिखा जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, कि उसमें कहता है कि महात्मा गांधी जब अंतिम समय में थे, जब मरने वाले थे, तो उनके मुंह से आखिरी शब्द क्या निकला? हे राम। तो महात्मा गांधी फिल्मी डायलॉग में मरे होंगे, बोलेंगे राम आवाज सत कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जिनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है ना, पूरा नाम है इनका। महात्मा गांधी बचपन से संकोची और शर्मीले मिजाज के थे। ठीक है ना, लेकिन समझ रहे हो ना, प्रेम प्रसंग का मामला। ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ, बड़ा जल्दी कर लिए। ठीक है ना, और बच्चा भी खूब अच्छा खासा है, उपज फसल में कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, फसल भी बहुत अच्छा है, और देश को आजाद कराने में उनका बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है ना, गांधी जी के लिए एक शायरी कहा जाता है कि नहीं, कि गांधी जी ने चरखा चलाया, ठीक है ना, कपड़ा बनाया, चरखा चला चला के अंग्रेजों को मार भगाया, जूता चला चला के। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी अपने जीवन का, अपने लाइफ स्टाइल का हीरो थे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, महात्मा गांधी का जब उम्र खत्म होने लगा, जब दक्षिण अफ्रीका से उनकी जब पढ़ाई पूरी हो गई, वकालती केस जब लड़ लिए, तब कल्पना करो ना, 1869 में उनकी पैदाइशी हुई है। 1914 के आसपास भारत लौटे हैं, घटा लो 14 में से 9, हाँ, तो 15 में से 9 गया 6, 10 में से 6 गया 4, कितने साल के हो गए बच्चों? लगभग 46-47 साल के थे। तब भारत की आजादी की स्थिति में वो अवगत हुए कि भारत भी एक ऐसा देश है जिसको आजादी चाहिए। उनको नजर नहीं आता था। कोई किसान नेता राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के थे, उनको न्योता भेजा कि देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है, यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल के न्योता पर गुजरात से कहाँ चल के आए? बिहार, और यहीं से क्रांति की गाथा लिखी जाती है, चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन पहला किसान आंदोलन था, और किसान आंदोलन जो थी वो तीनकठिया पद्धति, नील के खेती करने के विरोध में, उनके द्वारा कर लगाने के बारे में इस तरह का हुआ। फिर आया अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन, ठीक है ना, फिर खेरा आंदोलन आया। इन सभी आंदोलनों से महात्मा गांधी की नींव बढ़ती चली गई, और यह एक साधारण व्यक्ति एक बहुत बड़ा लीडर बनकर उभरा, जो 1947 अर्थात 1947 में देश को आजाद कराने में अपना अहम रोल दिया। बात समझ गए ना? तो अतः आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी देश के लिए बहुत ज्यादा त्याग किए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने अपने लगभग जीवन का अंतिम पड़ाव तक उन्होंने क्या किया? देश को सींचा है। आप समझ सकते हो 1948 में मृत्यु हुई है, तो 1869 से लेकर के 1948 से कितने साल हुआ? 18 में से 9 गया 9, 13 में 6 गया 7, लगभग 80 साल के आसपास, 79 साल के आसपास में क्या रहा? जीवंत रहा। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है ना, 80 साल जी लिए तो बहुत ज्यादा जी लिए, लेकिन वैसे व्यक्ति को कुछ और दिन जीना चाहिए था कि, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है, रहते तो,
हम जाते हॉर्लिक्स का डिब्बा अकाउंट को टाइमली, ठीक है ना, कि ला बाबा पिया, सबके घर में बाबा दाई हम नु, ठीक है ना, सब आदमी को हॉर्लिक्स पियाना, ठीक है ना, चना का सतुआ ये सब, सुबह शाम गोड़ दबा देना, तो तकिया में से पैसा निकाल के देता हूँ ना रे विशाल। विशाल कह रहा था बाबा से 100 रुपया मांग के लिए आएंगे, तो ऐसे ही तो नहीं देतेगा, बाबा का सेवा करेगा तब ना 100 रुपया मिलेगा। सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे एओ हुम। क्या थे? क्या थे? एओ हुम। आज दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ हुम, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम दादा भाई नौरोजी जी, नहीं सॉरी, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। हाँ, शॉर्ट में बोलते हैं WC बनर्जी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? W। शॉर्ट में नहीं बोलते हैं पागल, शॉर्ट में, शॉर्ट में छोटा करके, ठीक है ना, इस ससुरा को शॉर्ट में बोलते हैं। अजीब वाले भाई, माथा की तीनों लकीरें ये बयां कर रही है कि सारे विद्यार्थी बहुत प्रसन्न हैं। तेरा पता ना 200 रुपया देले बारे, अशोक में चला गया था। अरे तेरी 200 खर्चा कर दियो तुम लोग, टेंशन में नहीं ना हो। चलो चलो इधर देखो बच्चों, शांत हो जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ब्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा पहली अध्यक्षता की गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिन्हें शॉर्ट में, संक्षेप में WC बनर्जी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम है। क्या है? एओ हुम। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहां किया था? 1917 चंपारण में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे चंपारण। कहानी तो सुना दिए। 1917 में किसान आंदोलन पहला हुआ बिहार के चंपारण जिले में। अब वो चंपारण दो पार्ट में बट गया है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। अगला सवाल है आपके, कहता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 1922 में। चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? लोग सुनसान इलाके से अंग्रेजों के विरुद्ध जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद करते हुए नारा लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तब तक नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? वहां पुलिस वाले ने क्या किया? उसको रोका, ठीक है ना, और गोली मारा, जिसके विरुद्ध में क्या हुआ? लोग गुस्सा गया, और गुस्साने के बाद क्या हुआ? थाना को, ठीक है ना, सब लोग को, पूरे थाना का जितने कर्मचारी थे सबको पकड़ा, अंदर घुसाया, ठीक है ना, और सबको क्या किया? थाना उना को फूंक फाक दिया, ठीक है, थाना फूका गया, ठीक है ना। इस घटना को, ठीक है ना, महात्मा गांधी को ये नजर नहीं आया कि जिधर का आदमी था उसको गोली मारा था, लेकिन ये नजर आया कि तुम लोग मेरा बात नहीं मानते हो, कैसे तुम जला दिए थाना, ये अच्छा बात नहीं है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? अरे मेहरारू का नहीं रे पगला, सत्य और अहिंसा के। कैसन लड़का है? महात्मा गांधी किसके थे रे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। कैसे कैसे सुन लेता है फालतू बात है, ऐसा वर्ड बोलता है। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 1922 में। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? ये क्या है सुन लो, ये सवाल लघु तरीके में हो सकता है। तीन कठिया प्रणाली क्या है? जब किसी आदमी के पास जितनी जमीन होती थी उसका 1/3 भाग अर्थात 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में से, ठीक है ना, एक प्रथा है 1 कट्ठा, यानी अगर 60 कट्ठा है तो 20 कट्ठा, ठीक है ना, 3 कट्ठे में से 1 कट्ठा अपने खर्चे पर निश्चित तौर पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है। अब नील की खेती किसान क्यों नहीं करना चाहता था? नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाता था, उसमें कोई फसल नहीं लगता था, ठीक है ना। जबरदस्ती अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्ती था कि तुमको नील का खेती करना ही करना है, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति। अब भाई ये क्या है समिति, से सुनो। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया था, महात्मा गांधी अनशन पर चले गए और कहें देखिए ये सब गलत बात है, इतना आदमी मारा गया, आप ही लोग मरवाए हैं, तो उसका जांच बैठाया गया। क्या देखो जैसे अभी महाकुंभ में भगदड़ हो गया है तो उसका जांच है, तो जांच क्या करना है? जब हम ये कांड किए हैं, हमरे को बोलेगा जांच करने की, तो हम कैसा रिपोर्ट बनाएंगे? हाँ हाँ हुआ था, थोड़ा मोड़ा घटना हो गया है, मानते हैं गलती हुआ है, ठीक है, 5 आदमी मर गया, मरा है 500,
ठीक है ना, और लिखा क्या था ना 5 आदमी। तो बात तो हम ही ना कहो, अगर कोई समिति बनता है जांच बैठाने के लिए, तब जो कह रहा है ओकरा में से आदमी को जांच बैठाने के लिए बोले, जैसे बोले कि तू गलती किए हो, तो उसमें बोले ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है तुम लोग जांच कमेटी बना दे रहे हैं और तुम लोग खोज के लिए आओ कहाँ कहाँ गलती किए हैं, तो दूर बोरा ले आया खरीद के, ला ना हाई 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 पूरा धरा दे। लेकिन जांच बनाए किसको, जो कांड किया उसी को, उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया। उस समिति का क्या नाम रखा, ठीक है ना, समझ में आ गया। हंटर, आजकल गाड़ी आता है हंटर, मोटरसाइकिल होंडा का 150 सीसी, रॉयल, हाँ बुलेट, बुलेट ठीक भुला गए। RSS, RSS 1925 में नागपुर में, 1925 में नागपुर में संस्थापक कौन है, RSS का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है ना, यही लिखा हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में KB हेडगेवार ने किया था, समझ में आ गया, नागपुर में। कहा रे, नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बेमोस चंद्र बनर्जी, जिसका पुराना शॉर्ट में बोलते हैं WC, W से बेमोस और C से चंद्र, तो WC बनर्जी। चटर्जी नहीं होता है, बेमोस चंद्र बनर्जी है, लिखा गया है, बानर्जी नहीं रे चट्टा, बनर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ, 1857। सिपाही विद्रोह का टॉपिक आप लोग में नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन दे दिया, टपका दिया है। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे आजादी की पहली क्रांति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना रे संतर, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुसलमान में क्या कराना, टकराव पैदा करना, जाति उन्माद फैलाव कराना, ठीक है, लोग एक दूसरे से क्या हो, लड़े। आसान भाषा में समझो, फूट डालो और शासन करो की नीति पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था, बुझे। देखो आज तक जितनी सारी लड़ाइयां हुई है वो सब सत्ता के लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है, लोग कभी काल ऐसा माहौल बना देता है, लोग समझने के लिए नहीं आतुर है, तो लोग इसको हिंदू मुसलमान का नाम देता है। जैसे कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझा दूं, जो आपके लिए जानकारी में रहनी चाहिए, कि एक बार की बात है कि